नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशंस एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन सीरीज में एसपी सेट की बात हो रही थी। आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल। इसमें की इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए डिस्कस करेंगे कि कल जो है 7 तारीख को पेपर होना है। उसमें जिन लोगों के पास सेट की एलिजिबिलिटी नहीं है तो कल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना पेपर अच्छा करें और आने वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आप ये की टू सक्सेस है। डिस्कशन जारी रखते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने डिस्कशन ऐसी थ्योरीज के ऊपर करनी है, पॉइंट्स के ऊपर करनी है जो मोस्ट हाईली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय द डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोस 1960s और 5 स्टेजेस की बात की गई थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेकर के हाई मास कंजम्पशन तक की। उसके बाद डुअल इकोनॉमिक डब्ल्यू अर्थस लोइस 1954, जिसमें 2 सेक्टर की बात हुई थी, ट्रेडिशनल सेक्टर एंड मॉडर्न सेक्टर। जो ट्रेडिशनल सेक्टर का जो एक्सेस लेबर होता है वो मॉडर्न सेक्टर में एब्जॉर्व किया जाता है। इसी व्याप पर जो उनका डुअल इकोनॉमिक मॉडल है। उसके बाद बिग पुश थ्योरी आर आर रोडन ने दिया था 1943 में, रिक्वायर्स मैसिव, जहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट की बात हुई थी कि बहुत हैवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे कि कैपिटल इंडिविजिबिलिटीज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। बैलेंस ग्रोथ आर नक्शे द्वारा 1953 में, जिसमें साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने भी कही थी। और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज जो है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये इन्होंने डिस्कस किया था कि साइमल्टेनियसली और बैलेंस बेसिस पे जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी आई थी एओ हर्शमैन 1958, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, तो इसलिए जो कुछ प्रायोरिटी कुछ फोकस एरिया के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की बात की तो नहीं, और एसओपीज की बात भी की थी उन्होंने। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि डेलिब्रेट इनबैलेंस इन फॉर एफिशिएंसी, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, जिसमें लिविंगस्टन 1957 ओवरकम द इनकम डिप्रेसिंग शॉक्स, उसमें सबसे मिनिमम थ्रेशोल्ड को अगर वहां से ऊपर ले जाना है ग्रोथ तो एक मिनिमम शॉक रिक्वायरमेंट रहेगी, इन्वेस्टमेंट की रहेगी, ताकि जो है वहां का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सके। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आर नेल्सन के द्वारा दिया गया था 1956, पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट्स इनकम। एंड उसके बाद सब्सिस्टेंस लेवल पे, क्योंकि बार बार वहीं पे रहता है तो इसलिए वहां पे ग्रोथ को कम करना पड़ेगा पॉपुलेशन, और डेवलपमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो है उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, मिनिमम जो लेवल ट्रैप बना हुआ है। एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं। इसमें हेरोड डोमर का मॉडल बहुत फेमस 1939-46, जिसमें इन्होंने कंबाइंस किया था डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों के, जनरेटिंग द इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कि किस ढंग से वो करता है। वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी। एस का मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वी का मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहीं से नाइफिस बैलेंस की बात भी की थी उन्होंने। और कॉन्टिन्यूस इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही थी कि जहां एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया था। और हेरोड का जो थ्योरी था, मॉडल था, वो डिमांड साइड बात करता था, जबकि डोमर का सप्लाई साइड का बात करते थे, क्योंकि वहां पे सप्लाई साइड पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसी हिसाब से सोलो स्वान न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल 1956, जिसमें एक फंडामेंटल इक्वेशन उन्होंने दी थी k इज इक्वल टू एस द फंक्शन ऑफ k माइनस n प्लस लेमडा इंटू k। k रिप्रेजेंट करता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल पर वर्कर, s का मतलब होता है एक्सोजीनियस सेविंग रेट, और n का मतलब है पॉपुलेशन। इस हिसाब से इज स्टेडी स्टेट अगर वहां पे है, क्योंकि कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है, आउटपुट पर वर्कर डिपेंड्स ओनली अपॉन द एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और ये जो मॉडल था बेसिकली बेस्ड ऑन द डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज, ए के मॉडल, जिन्होंने
कांस्टेंट और सॉरी जिन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स ग्रोथ ड्रिवन बाय द ह्यूमन कैपिटल उन्होंने रिजेक्ट किया था, जो कि सोलो एंड स्वान मॉडल में बोला गया था कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट करके कांस्टेंट रिटर्न्स के ऊपर फोकस किया था। इसमें मेनली लीनियर ए के मॉडल आता है 1986 पॉल रोमर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल रॉबर्ट लोकास 1988 ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन की बात की थी। उसके बाद प्रोडक्ट वेराइटी मॉडल पॉल रोमर के द्वारा 1990, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएट्स द न्यू वेराइटीज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड अगेन एंड होविट 1992 इनोवेशन रिप्लेसेस द ओल्ड टेक्निक्स बिल्ड्स ऑन शुम्पेटर थ्योरीज। जो इनोवेशन थ्योरीज दी थी शुम्पेटर ने, उसके आधार पर इन्होंने ये अपना ग्रोथ मॉडल दिया था। आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट मेजरमेंट टूल्स एंड इंडिसेस कुछ ज़्यादा नहीं हमने कवर किए हैं। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स गिवन बाय मॉरिस डी मॉरिस 1979। थ्री मेजर इनके कंपोनेंट थे जिसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज 1 एंड बेसिक लिटरेसी। इसमें जो स्केल लगाता है वो 1 से लेकर के 100 के बीच। दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें महमूद उल हक एंड अमर्त्य सेन यूएनडीपी के द्वारा 1990s में ये प्रपोज किया गया था। थ्री कोर जो डायमेंशन इंडिकेटर लाइफ लॉन्ग हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इसको 2010 में चेंज कर दिया था और कैलकुलेट किया जाता है जियोमेट्रिक मीन के द्वारा। कई दफ़ा यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसडीआई को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा किस मेथड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपल है जियोमेट्रिक मीन के द्वारा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्सेस, जिसमें 2010 में प्रपोज किया गया था। मेजरली जेंडर डिस्पैरिटीज को 3 डायमेंशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। और 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रपोज किया गया था, जिसके 10 जो इंडिकेटर्स हैं एंड 3 डायमेंशन के आधार पर इसको जो है कैलकुलेट किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ इट डिपेंड अपॉन कि ये बेटिस कितना किसको देना है, उसके आधार पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज एंड डेवलपमेंट मैट्रिक्स। कोजनेट कर्व यू शेप 1955, जिसमें इन्होंने कहा था कि इनइक्वालिटीज इनिशियल स्टेजेस में इंक्रीज करती हैं और जब हाई लेवल पे जाती है मिडिल स्टेज पे इनइक्वालिटीज इंक्रीज फिर करती है और टॉप उसके बाद एडवांस स्टेज पे जब इकोनॉमी पहुंचती है तो इनइक्वालिटी उसके बाद डिक्रीज होती है। लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंस कर्व का डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। जितना ए से दूर और डायगोनल से बी दूर होगा उतनी ही वहाँ पे इनइक्वालिटीज होगी। और गिनी कोफिशिएंट इज नथिंग, ये लॉरेंस कर्व के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है 0 से 1 के बीच। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 का मतलब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज। बात करते हैं chronological timeline of externalities and convention, specifically environmental economics में 1920 में अर्थस पिगूस ने द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में इंट्रोड्यूस किया था डाइवर्जेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट, एडवोकेटिंग द करेक्टिव टैक्सेशन। 1960 में रोनाल्ड कॉज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बारी भी सेट में। द क्वेस्ट थ्योरम एड्रेसिंग द प्रॉपर्टी राइट, जिसमें प्रॉपर्टी राइट को इन्होंने एड्रेस किया था। गैरेट हार्डिन ने द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ये हमने पब्लिक फाइनेंस में भी कुछ किया था 1968 में। क्लब ऑफ रोम द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट मॉडलिंग रिसोर्सेज एंड एग्जॉशन पैटर्न 1972। 1987 ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर फॉर्मली डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ से पहली बार कंसेप्ट आया था। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट 1992, जिसमें 21 एजेंडाज को प्रपोज किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूसिंग द लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन CO2 एंड
मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म 1997 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, कॉप, और 2024 में बाकू में कॉप 29 में, जिसमें फोकस्ड ऑन सेटिंग अ न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट। उसके बाद कॉज थ्योरम की बात करते हैं। इफ द प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड, लीगली एक्सचेंजेबल एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एग्जैक्टली जीरो, प्राइवेट बार्गेनिंग विल lead to an economical efficient allocation of resources। की assumption इनका clearly defined property right होने चाहिए, legally enforceability होनी चाहिए, zero transaction cost है, और rational and informed parties, दोनों साइड की पार्टीज। लेकिन रियल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता है। देयरफॉर द कोएस थ्योरम इज मोर बेंचमार्क फॉर एफिशिएंसी रादर देन डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी को ये कंप्लीट नहीं करता है, इसीलिए फेल हो जाता है। पिगवन करेक्टिव मेजर्स ऑफ टैक्सेस के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था एम टैक्स इज इक्वल टू एम डी। एम टैक्स का मतलब टी का मतलब टी, एम डी का मतलब मार्जिनल डैमेज, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइसेस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट के द्वारा। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं? हेडोनिक प्राइसिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोज इसका ये है कि यूज रियल मार्केट डाटा यूज करता है, और इसका जो डिफेक्ट है वो है डाटा इंटेंसिव एंड कम्प्लेक्स मॉडलिंग का यूज होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हेडोनिक प्राइसिंग मेथड जो है टफ हो जाता है। ट्रेवल कॉस्ट मेथड, जिसमें वैल्यू इकोसिस्टम एंड रिक्रिएशनल पार्क्स बाय मेजरिंग द टाइम एंड ट्रेवल एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल इनकम टू विजिट। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंडेड इन एक्चुअल बिहेवियर के आधार पर है, लेकिन इसका कॉन्स ये है कि ओनली वर्क्स फॉर द यूज वैल्यूज नॉट नॉन यूज वैल्यूज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, इसका मेन कार्य है कि कैप्चर यूज एंड नॉन यूज वैल्यूज, जो कि ऊपर जो ट्रेवल कॉस्ट मेथड है वो नहीं कर पाता था। तो ये दोनों यूज वैल्यूज एंड नॉन यूज वैल्यूज को कैप्चर करता है। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि हाईली प्रोन टू हाइपोथेटिकल एंड स्ट्रेटेजिक बाइसेस, बिकॉज इसमें विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे बाइजनेस हो। आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, एक्सटर्नलिटीज, a cost of benefits imposed on third party not reflect in markets। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब imposes cost on others, जैसे पॉल्यूशंस वगैरह की वजह से दूसरे लोगों को नुकसान होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है बेनिफिट ऑन अदर्स, जैसे एजुकेशन और वैक्सीनेशन, उसकी वजह से लोगों को बेनिफिट होता है। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज। और मार्केट फेलियर, जब ये मार्केट फेल हो जाता है एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली ड्यू टू द एक्सटर्नलिटीज, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इसकी वजह से मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। पिगवन टैक्स फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एम डी, मार्जिनल जहाँ पे डैमेज होता है, ऑप्टिमल टैक्स पिगवन टैक्स बोला गया है। सोशल ऑप्टिमम कंडीशंस, जहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज इक्वल मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। और उसके आधार पर फर्दर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं 1972 से 1992 में, द ले डाउन फाउंडेशन अबाउट द अवेयरनेस साइंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, 2015 में पेरिस, और 2024 में बाकू में जो 29 कॉप हुआ था, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स की बात की गई थी। कॉमन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फ्री राइडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक गुड्स में क्लाइमेट स्टेबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड asymmetry एंड वैल्यूएशन uncertainties very important, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एनफोर्सिंग प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा ज़बरदस्ती इन्फोर्स किए जाते हैं। एंड इंटरजनरेशनल इक्विटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशनल कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस ढंग से जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना है या इक्विटी मेंटेन करनी है, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। पॉलिसी सॉल्यूशन की करेक्टिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज लगा सकते हैं, ट्रेडेबल परमिट्स एंड कैप एंड ट्रेड सिस्टम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज डिस्कस किए थे। थैंक यू आप सभी का, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और